हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल एम पॉली पर। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने आपका पढ़ा था एनर्जी फ्लो के बारे में, एनर्जी फ्लो किसे कहा जाता है। और मैंने कुछ की पॉइंट्स आपको लास्ट लेक्चर में बताए थे एनर्जी फ्लो के, किस तरीके से हमारी एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल पर ट्रांसफर हो जाती है जब एक जीव दूसरे जीव को खाता है। बेसिकली हमने फूड चेन में भी आपका डिस्कस किया था। और एनर्जी लेवल जो हमारा एक स्तर से दूसरे स्तर में जाता है वो हमने पढ़ा आपका एनर्जी फ्लो में। ठीक है, तो सभी बच्चों को लास्ट लेक्चर पसंद आया होगा। आज का लेक्चर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं पिरामिड्स के बारे में। इजिप्शियन पिरामिड नहीं, लेकिन हम पढ़ने वाले हैं पिरामिड्स के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं आपका इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में, जो कि हमारे एनवायरमेंट में आके पढ़ाए जाते हैं। तो इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, और क्या उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं, और किस तरीके से पिरामिड को आपको बनाना है, वो एग्जाम में आपसे पूछ लेता है एग्जामिनर। आपका एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सब काफी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसको समझेंगे बहुत आसान तरीके से बच्चों। क्योंकि अगर इस जो आज मैं पढ़ाने वाला हूं आपको अगर समझ में आ गया आज ये लेक्चर में आपको, तो फिर आपको बहुत मेहनत लगानी पड़ेगी, बहुत एफर्ट लगाने पड़ेंगे, तब भी आपको समझ में नहीं आएगा अगर आप बुक से पढ़ने जाएंगे। चलिए समझ लेते हैं। इससे पहले कि मैं टॉपिक स्टार्ट करूं, जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाए। और सभी बच्चे एमपॉली एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि आपके वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स अदर सब्जेक्ट्स के भी और जो मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ इसके भी अवेलेबल हो जाएंगे। इस सब्जेक्ट के हो जाएंगे, बाकी काफी सारे आपके सब्जेक्ट के पढ़े हुए हैं। और एडवांटेज हमारे चैनल का ये है, आपके और भी सब्जेक्ट की फ्री क्लासेस हमारे चैनल पर चल रही है यूट्यूब चैनल पर। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए सभी बच्चे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं आपका पिरामिड के बारे में, जिसे हम कहते हैं एल्टोनियन पिरामिड। क्या कहते हैं हम इसको? एल्टोनियन पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड बेसिकली ये आपका होता है। इसे एल्टोनियन पिरामिड क्यों कहा जाता है? एक पर्सन थे हमारे, एक पर्सन थे जिनका नाम था चार्ल्स एल्टन। क्या नाम था उनका? चार्ल्स एल्टन। चार्ल्स एल्टन। इन्होंने इस जो हमारा पिरामिड है, जो इकोलॉजिकल पिरामिड है, इसका कॉन्सेप्ट दिया था। किसके द्वारा दिया गया था? चार्ल्स एल्टन के द्वारा दिया गया था 1927 में। हालांकि ये आपका एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि जब भी आप पिरामिड पढ़ेंगे, इकोलॉजिकल पिरामिड पढ़ेंगे, और वहां पर अगर आपको दिखाई दे गया एल्टोनियन पिरामिड लिखा हुआ, अगर इकोलॉजिकल पिरामिड नहीं आता एल्टोनियन पिरामिड आ जाता है लिखा हुआ, तो इसका रीजन क्या है? आपका चार्ल्स एल्टन है। इनके द्वारा 1927 में ये थ्योरी दी गई थी। और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। बहुत सारे एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, जब आप जेई की तैयारी करने के लिए जाएंगे या और किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप तैयारी करेंगे, तो वहां पर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है कि जो हमारी थियरी है पिरामिड की थियरी, वो किसके द्वारा दी गई थी? इकोलॉजिकल पिरामिड की थियरी तो चार्ल्स एल्टन के द्वारा दी गई थी। तो इसीलिए इसे एल्टोनियन पिरामिड कह दिया जाता है। चलिए इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं थोड़ा सा। एन इकोलॉजिकल पिरामिड इज अ ग्राफिक पिक्चर इन विच द फूड मैटर, biological mass and stored energy of an ecosystem are shown at different food level. It means आपका पारिस्थितिक पिरामिड एक ग्राफिक चित्र है। बिल्कुल सर, एक ग्राफिक चित्र है जिसमें एक पारिस्थितिक तंत्र की किसी खाद्य प्रणाली में जैविक गणना, भार एवं एकत्रित ऊर्जा को विभिन्न स्तरों पर दर्शाया जाता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं पिरामिड किसे कहा जाता है। पिरामिड किसे कहते हैं? जिसका एक बेस होगा, 3D मॉडल होता है बेसिकली आपका, ट्राई डायमेंशनल आपका मॉडल होता है, और ऊपर एक पॉइंट पर आकर तीनों डायमेंशन क्या हो जाती हैं? आपस में जुड़ जाती है। तो इसे हम बोल देते हैं आपका पिरामिड। ठीक है, ये तो हो गई आपकी थोड़ी सी पिरामिड की बेसिक जानकारी। लेकिन हम यहाँ पर जो हमारे पिरामिड्स हैं, जो इजिप्शियन पिरामिड है उसको नहीं पढ़ने वाले, हम पढ़ने वाले हैं आपका इकोलॉजिकल पिरामिड। तो पिरामिड क्या होता है बच्चों? आपका पारिस्थितिक पिरामिड एक ग्राफिक चित्र है। बिल्कुल सर, आपको एक चित्र बनाना पड़ेगा। जब जब आप कोई पिरामिड बनाएंगे, पिरामिड के कितने टाइप होते हैं वो भी देखेंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक चित्र बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ग्राफिक चित्र होता है। और किस किस लेवल पर आप इसको पढ़ने वाले हैं? आप इसको पढ़ने वाले हैं जैवभार के आधार पर पढ़ने वाले हैं, एनर्जी के आधार पर और नंबर के आधार पर, यानी संख्या के आधार पर पढ़ने वाले हैं। चलिए मैं बता देता हूं आपको टोटल टाइप्स के बारे में। आपको पिरामिड के कितने आपके टाइप होते हैं? तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। आपका इकोलॉजिकल पिरामिड 3 टाइप का होता है बेसिकली। पिरामिड ऑफ नंबर यानी आपका संख्या के पिरामिड, पिरामिड ऑफ एनर्जी ऊर्जा के पिरामिड, एंड पिरामिड ऑफ बायोमास यानी जैव भार पिरामिड। तो बच्चों आपके 3 टाइप के पिरामिड यहां पर आप पढ़ने वाले हैं, और तीनों को याद कैसे रखना है वो मैं आपको बता देता हूं। याद कैसे रखेंगे इसको? जो हमारे पिरामिड होते हैं, पिरामिड जो होते हैं हमारे, हिंदी में से बोल देते हैं पिरामिड। ठीक है, पिरामिड कितने टाइप का होता है? आपका 3 टाइप का होता है। सभी ने बचपन में बेन 10 तो देखा होगा, है ना?
बेंटेन देखा है ना। तो स्टार्टिंग में जब बैन के हम लिखते हैं BEN बैन, उसके आगे क्या लिखा हुआ था 10, तो हो गया हमारा बेंटेन। तो हम इसी आधार पर क्या कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। ऑर्डर आगे पीछे कुछ भी रख सकते हैं, बस शर्त यह है कि आपको याद रहना चाहिए एग्जाम में, ठीक है। तो बी से क्या आ जाएगा हमारा बायोमास, बी से क्या आ जाएगा हमारा बायोमास, पिरामिड ऑफ बायोमास, बी से हो गया हमारा बायोमास तो पिरामिड ऑफ बायोमास। ई से हो गया हमारा एनर्जी तो पिरामिड ऑफ एनर्जी, एंड एन से हो गया हमारा नंबर तो पिरामिड ऑफ नंबर। इस तरीके से याद कर लीजिएगा, मैंने भी ऐसे याद किया था, ठीक है। तो ये आपकी शॉर्ट ट्रिक हो गई। तो बच्चों आपके जो पिरामिड होते हैं टोटल 3 टाइप के होते हैं। एक होते हैं हमारे संख्या के पिरामिड, एक होते हैं हमारे ऊर्जा के पिरामिड, और एक होते हैं हमारे जयभार पिरामिड। अच्छा, ये जो पिरामिड होते हैं इनके सभी को हम एक एक करके इनको देखेंगे कि ये पिरामिड किस तरीके से आपके बनते हैं। तो नंबर 1 हमारा कौन सा आ जाता है, हमारा पिरामिड ऑफ नंबर, यानी आपका संख्या का पिरामिड। These pyramid are of normal और इंडिविजुअल फॉर्म। ये पिरामिड सामान्य अथवा उल्टे हुए होते हैं, यानी इट मींस आपका ये जो आपके पिरामिड होंगे किस टाइप के होंगे आपके, ये सीधे व उल्टे दोनों तरीके से बनते हैं। इसमें आपको ध्यान में क्या रखना है। अच्छा, एक चीज और बता देता हूं मैं आपको पिरामिड के बारे में। पिरामिड किसी भी पिरामिड को बनाने के लिए, किसी भी आपका जो इकोलॉजिकल पिरामिड है उसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले जो जरूरत पड़ती है वो किसकी पड़ती है, प्रोड्यूसर की पड़ेगी। किसकी पड़ेगी आपको, प्रोड्यूसर की, यानी उत्पादक की जरूरत आपको पड़ने वाली है। तो ये आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए, कभी भी आपको कोई भी पिरामिड बनाना पड़ता है तो आपको सबसे पहले क्या पहचानना पड़ेगा, उसमें उत्पादक यानी प्रोड्यूसर को पहचानना पड़ेगा। चाहे आप नंबर का पिरामिड बनाए, चाहे आप बायोमास पिरामिड बनाए, चाहे आप एनर्जी का पिरामिड बनाए, कोई सा भी आप पिरामिड बनाएंगे सबसे पहले आपको उसमें क्या पहचानना पड़ेगा, प्रोड्यूसर पहचानना पड़ेगा बच्चों। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, प्रोड्यूसर को पहचानना है, क्योंकि किसी भी पिरामिड को बनाने के लिए सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ती है, आपको उत्पादक की जरूरत पड़ती है। और उत्पादक किसे कहा जाता है, मैं कई बार आपको पढ़ा चुका हूं। प्रोड्यूसर किसे कहते हैं, जहां से आपकी, जिस जगह से आपकी फूड चेन स्टार्ट होगी या जिस लेवल से आपकी फूड चेन स्टार्ट होती है उसे क्या बोलते हैं, हम प्रोड्यूसर कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अब देखते हैं, सबसे पहले हम देख रहे हैं घास स्थल पर पिरामिड, है ना। तो इसे बोलते हैं ग्रासलैंड पिरामिड। घास के मैदान में सदैव पिरामिड कैसा बनेगा, आपका सीधा बनेगा। सदैव पिरामिड कैसा बनेगा, मैंने आपसे बताया था पिरामिड आपका ट्री डायमेंशनल होगा, है ना, ट्राई डायमेंशनल होगा, 3 उसकी भुजाएं होंगी, या मैं कहूं आपका त्रिभुजाकार होगा, ठीक है। दूसरी चीज, घास के मैदान में सदैव कैसा बनेगा आपका, ग्रासलैंड में, ये आपको ध्यान रखना है, ग्रासलैंड में आपका कैसे बनेगा, सदैव सीधा पिरामिड बनेगा। ग्रासलैंड में हमें पहचानना है सबसे पहले किसको, प्रोड्यूसर को। तो ग्रासलैंड में सबसे पहले क्या आएगा भाई, पिरामिड किसका है, ग्रासलैंड का। तो जहां से फूड चेन स्टार्ट होगी तो वो क्या है, हमारी घास है। हमारी फूड चेन कहां से स्टार्ट होगी, घास से स्टार्ट होगी। तो जैसे कि हमारा घास हो गया, आपकी घास को कौन खाएगा, आपका घास को खाएगा हमारा टिड्डा या टिड्डी खा लेगी, ठीक है। टिड्डी ने खाया, टिड्डी को किसने खाया, आपका मेंढक ने खाया। टिड्डी को किसने खाया, हमारा मेंढक ने। और मेंढक को किसने खाया, आपका सांप खा गया। और सांप को किसने खाया, आपका सांप को खा लिया हमारा चील ने। तो पहली चीज तो हो गई हमारी ये, ठीक है। सबसे पहले चेन में हमारा प्रोड्यूसर कौन है, घास। घास से ऊर्जा कौन प्राप्त करेगा, आपकी टिड्डी। टिड्डी से ऊर्जा कौन प्राप्त करेगा, हमारा मेंढक। और मेंढक से सांप, और सांप से चील, ठीक है। तो सबसे पहली चीज हमारा प्रोड्यूसर कौन है, घास है। जहां से हमारी फूड चेन स्टार्ट हो रही है वो कौन सी चीज है, हमारी घास। तो इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही कहते हैं प्रोड्यूसर। मैंने कहा था ना आपको कि सबसे पहले आपको क्या पहचानना पड़ेगा पिरामिड बनाने के लिए, प्रोड्यूसर को पहचानना पड़ेगा। जैसे कि आपको ये मिक्स करके दे दे, आपको दे दे चील कॉमा मेंढक कॉमा टिड्डी कॉमा सांप कॉमा घास में घास का पिरामिड बनाइए, ये आपको सारे के सारे ऑप्शन दे दे, ठीक है। इस तरीके से आपको सारे ऑप्शन दे दे कॉमा लगाकर, और आपसे कहे कि ग्रासलैंड में पिरामिड बनाइए, ग्रासलैंड का पिरामिड बनाइए, तो किस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले इन सभी में से आपको किसको पहचानना पड़ेगा, प्रोड्यूसर पहचानना पड़ेगा कि भाई ऊर्जा स्टार्ट कहां से होगी, सबसे पहले किसको खाया जाएगा। तो सबसे पहले क्या होगी, हमारी घास आएगी। घास को कौन खाएगा, आपका टिड्डी खा जाएगी। टिड्डी को कौन खा जाएगा, हमारा मेंढक। और मेंढक को कौन खा जाएगा, हमारा सांप। और सांप को खा जाएगी हमारी चील। तो इस तरीके से हमारा पिरामिड बनता है आपका ग्रासलैंड में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और दूसरी चीज ये तो हो गया हमारा फूड चेन का लेवल, ठीक है। फूड चेन के हिसाब से हमने इसको सेट किया। लेकिन हमारा पिरामिड किसका है, आपका संख्या का पिरामिड, नंबर का पिरामिड। नंबर का पिरामिड हम किसे कहते हैं, नंबर का पिरामिड होता क्या है। तो नंबर का पिरामिड हमें यह बताता है कि सर किसी भी फूड चेन में अलग अलग लेवल्स पर जीवों की संख्या कितनी है, उसको दर्शाता है आपका कौन, संख्या का पिरामिड।
अलग अलग लेवल्स पर, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 एंड लेवल 5। तो अलग अलग लेवल पर जीवों की संख्या को दर्शाता है। तो घास की संख्या कैसी होगी? घास की संख्या सबसे ज्यादा, उससे कम संख्या किसकी होगी? आपकी टिड्डी की होगी, और टिड्डी से कम आपकी मेंढक की, मेंढक से कम संख्या आपकी सांप की, और सांप से कम संख्या आपकी चील की होगी। तो ये संख्या के आधार पर भी आपको दिखाना है कि वेरीफाइड होना चाहिए, फूड चेन के आधार पर भी आपका वेरीफाइड होना चाहिए, और नंबर के आधार पर भी आपका वेरीफाइड होना चाहिए। और जो बेस होगा, जो संख्या में सबसे ज्यादा होगा, बेस वहीं से स्टार्ट होगा। हमारा जो पिरामिड है, जो उसका आधार होगा वो क्या होगा? जो संख्या में सबसे ज्यादा होगा। किसमें? आपका ग्रासलैंड में। तो संख्या में सबसे ज्यादा क्या होगी हमारी? सबसे ज्यादा घास होगी, उससे कम संख्या हमारी टिड्डियों की होगी, उनसे कम संख्या हमारी मेंढक की, उससे कम संख्या हमारी सांप की, और सबसे कम संख्या हमारी चील की होगी। तो ये हमारा दोनों जो हमारी शर्तें हैं, हमारी फूड चेन, क्या हमारी फूड चेन ब्रेक तो नहीं? क्या हमारी फूड चेन ठीक से चल रही है? हाँ सर, बिल्कुल, खाद्य श्रृंखला हमारी बिल्कुल क्रम से चल रही है। अब अगर मैं बात करूं क्या संख्या के आधार पर भी ये ठीक है? तो हाँ सर, सबसे ज्यादा संख्या किसकी है? घास की है, उनसे कम संख्या टिड्डी की है, उससे कम मेंढक की, उससे कम सांप की, और सबसे कम आपकी चील की है। तो ये हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाता है। संख्या का पिरामिड जो है हमारा ग्रासलैंड में कैसा बनेगा? आपका सीधा बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा संख्या का पिरामिड ग्रासलैंड में किस तरह से बनता है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं आपका संख्या के पिरामिड में अगला पिरामिड जो है हमारा वन पारिस्थितिक तंत्र में पिरामिड सीधा एवं उल्टा बनेगा। वन पारिस्थितिक तंत्र में पिरामिड इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में कैसा बनेगा? वेल बिकम स्ट्रेट एंड अपसाइड डाउन, यानी आपका सीधा और उल्टा दोनों बनता है। वन में कैसा बनता है हमारा संख्या का पिरामिड? सीधा और उल्टा दोनों बनता है। सीधा और उल्टा कैसे बनेगा भाई? संख्या के आधार पर ही बताना है, हमें नंबर्स के आधार पर बताना है। पेड़ों की संख्या सबसे ज्यादा, उससे कम कीट पक्षी, उससे कम सांप छिपकली, और सबसे कम शेर और बाघ होंगे। भाई नंबर्स के आधार पर ही तो बताना है। सबसे कम संख्या की, सबसे ज्यादा संख्या किसकी होगी? मैंने बताया जिसकी सबसे ज्यादा संख्या होगी वो हमारा बेस होगा। तो सबसे ज्यादा संख्या क्या हो गई हमारी? पेड़ों की हो गई। उनसे कम संख्या कीट और पक्षियों की हो गई, उनसे कम संख्या आपकी सांप और छिपकली की, और सबसे कम संख्या हो गई हमारी शेर और बाघ की। ठीक है, दूसरा पिरामिड देखते हैं। दूसरा पिरामिड में क्या है? अब इसमें क्या है? पेड़ों की संख्या सबसे कम, उससे ज्यादा संख्या आपकी कोआ, मतलब जो हमारा कौवा जिसे हम बोल देते हैं आम भाषा में, है ना, क्रो। तो कौ की संख्या उनसे क्या होगी? ज्यादा, उनसे ज्यादा संख्या झिंगुर की, और सबसे ज्यादा संख्या आपकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव की। अब इसमें वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दो चीज आपको ध्यान में रखनी है, वरना आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे कि सर आपने अभी तो बताया कि सबसे ज्यादा संख्या पेड़ की, और इसमें बता दिया कि सबसे कम संख्या पेड़ की। एक पिरामिड में सबसे ज्यादा संख्या किसकी है? पेड़ों की, और दूसरे पिरामिड में सबसे कम संख्या किसकी है? आपकी पेड़ों की। तो ये इसमें सीधा बना और उसमें उल्टा बना, ऐसा क्यों है? इसमें दो चीज आपको ध्यान में रखनी है। एक होता है हमारा असेंडिंग ऑर्डर, और एक होता है हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। सभी ने पढ़े होंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, जिसे कहा जाता है आपका आरोही क्रम, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। आरोही क्रम और अवरोही क्रम सभी ने पढ़ा है भाई, सभी ने पढ़ा होगा। आरोही क्रम और अवरोही क्रम मैथमेटिक्स का पार्ट है बेसिकली आपका। तो आरोही क्रम में क्या होता है? आरोही क्रम में क्या होता है? पहले क्या होता है? सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और फिर सबसे बड़ा। ऐसे तो होता है आरोही क्रम में, सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, और सबसे बड़ा। अवरोही में क्या होता है? सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा। यही तो होता है आरोही और अवरोही। तो बिल्कुल इसी तरीके से जो हमारा वन पारिस्थितिक तंत्र में पिरामिड बनेगा वो आपका दो टाइप से बनता है। एक हमारा आरोही क्रम में बनता है और एक आपका अवरोही क्रम में बनता है। एक आपका असेंडिंग ऑर्डर में बनेगा और एक आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में बनेगा। तो पेड़ों की संख्या सबसे ज्यादा, उससे कम कीट, उससे कम सांप छिपकली, और सबसे कम आपका शेर और बाघ। तो कौन सा हो गया हमारा? सबसे ज्यादा, उससे कम, उससे कम, और सबसे कम। सबसे ज्यादा, उससे कम, उससे कम, और सबसे कम। यानी ये कौन सा है? आपका डिसेंडिंग ऑर्डर वाला पिरामिड है, और ये आपका असेंडिंग ऑर्डर वाला पिरामिड है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जब आपका कौन सा ऑर्डर होगा? असेंडिंग होगा, तो कौन सा पिरामिड बनेगा आपका? उल्टा, सबसे कम, उससे ज्यादा, और सबसे ज्यादा। तब आपका कौन सा बनेगा? असेंडिंग वाला। और जब हम बात करेंगे किसकी? अवरोही क्रम, तो आपका कैसा बनेगा? हमारा सीधा पिरामिड बनेगा। तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारा पिरामिड है, जो हमारा संख्या का दूसरा पिरामिड है वन पारिस्थितिक तंत्र में, वन पारिस्थितिक तंत्र में हमने तीन पिरामिड को समझा। पहला पिरामिड आपका जो है ग्रासलैंड में है। ग्रासलैंड में हमेशा ही सीधा बनेगा, क्योंकि स्टार्टिंग कहां से होगा? आपका ग्रास से होगा। अब घास को जरूरी नहीं है टिड्डी खाएगी,
कोई और जानवर भी खा सकता है तो फिर उसके आधार पे हम पिरामिड बनाएंगे, लेकिन बनेगा कैसा आपका हमेशा सीधा। जैसे घास को खाया आपका खरगोश ने, खरगोश को खा गया आपका शेर, और शेर को खा गया आपका कोई भी खा सकता है, ठीक है, समझ जाओ, कोई भी खा लेता। इंसान है सबसे खतरनाक इंसान जो सबको खा जाता है, ठीक है। इसी तरीके से और भी किसी उसमें, जैसे आपका घास को खाया किसने, बकरी ने, बकरी को घास को खाया आपका किसने, बकरी ने, बकरी को किसने खा लिया, आपका शेर ने खा लिया। तो इस तरीके से आपका पिरामिड, लेकिन ग्रासलैंड में, ये ग्रासलैंड पिरामिड है आपका, बनेगा कैसा, हमेशा सीधा ही बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम वन की बात करें तो वन में एक तो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीवों के आधार पर बनेगा, और एक आपका जो संख्या में सबसे कम होते हैं उनके आधार पर बनेगा। तो आपको देख लेना है कि कौन सा ऑर्डर हमारा फॉलो हो रहा है, असेंडिंग हो रहा है या डिसेंडिंग ऑर्डर हो रहा है, ठीक है, नंबर्स के आधार पर, संख्या के आधार पर। तो संख्या के आधार पर पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी आ रही है, तो पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी आ रही है, तो उल्टा, और सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, अगर इस टाइप से आपको एनर्जी दिख रही है तो आपका सीधा बनेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सभी बच्चे अगर यहाँ तक समझ में आ गया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और यस जरूर लिख दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं ऊर्जा के पिरामिड के बारे में, यानी एनर्जी का पिरामिड। एनर्जी का पिरामिड हमें क्या बताता है? तो एनर्जी के पिरामिड में क्या होता है, जो हमारा ऊर्जा के जो ट्रॉपिक लेवल होता है, तो ट्रॉपिक लेवल पर किस तरीके से आपकी ऊर्जा घटती है, ऊर्जा का स्तर किस तरीके से घटता है, बेसिकली इस पिरामिड में हम यही पढ़ने वाले हैं कि जब एक जीव दूसरे जीव को खाता है तो किस तरीके से जो पहले जीव को दूसरे जीव के द्वारा खाया गया है ऊर्जा में कमी आई है। तो ये पिरामिड हमारा कौन सा है, हमारा सेकंड पिरामिड आ जाता है हमारा, जिसे हम ऊर्जा का पिरामिड कहते हैं। देयर इज अ ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होगा, सीधा होता है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देयर इज अ डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसमें क्या होता है, हमेशा इन दिस पिरामिड, इस पिरामिड में ऊर्जा की मात्रा में क्या आएगी, हमेशा कमी आती है, क्योंकि भाई बिल्कुल ऑब्वियसली बिल्कुल ऊर्जा में कमी आएगी। जब एक जीव को दूसरा जीव खाता है तो ऊर्जा में क्या आती है, हमेशा कमी आती है। तो पहला जीव जिसे खाया गया है और दूसरा जीव जिसने उसको खाया है, तो जिसे खाया गया है उसके अंदर ऊर्जा का लेवल ज्यादा होगा, और जिसने खाया है उसके अंदर ऊर्जा का लेवल क्या होगा, कुछ मात्रा में घट जाता है। जैसे कि हम इस पिरामिड में देख रहे हैं, घास है हमारी, घास के पास मान लीजिए 1000 कैलोरी ऊर्जा थी, हर एक इकोसिस्टम में काम करेगा एनर्जी का पिरामिड, और हमेशा कैसा बनेगा, आपका सीधा ही बनेगा। घास के अंदर 1000 कैलोरी ऊर्जा थी, उसको चूहे ने खा लिया, तो चूहे के अंदर कितनी एनर्जी गई, 100 कैलोरी ऊर्जा रह गई। चूहे को किसने खाया, आपका सांप ने खाया, तो उसके अंदर 10 कैलोरी ऊर्जा रह गई। और सांप को किसने खा लिया, आपका मोर ने खा लिया, तो उसके पास कितनी गई, 1 कैलोरी ऊर्जा गई। इट मींस हर लेवल पर, एवरी लेवल पर, एवरी ट्रॉपिक लेवल पर, हर एक ऊर्जा के स्तर पर क्या होगी, ऊर्जा की मात्रा में कमी आएगी। कितने परसेंट कमी आ रही है, 1000 का 10%, 10% ऊर्जा क्या हो रही है, हमारी लॉस हो रही है। 1000 था, 1000 से कितना रह गया, आपका 100 कैलोरी रह गया, तो कितनी परसेंट ऊर्जा आपकी वेस्ट हुई, इट मींस आपकी 10% ऊर्जा, 10% आपकी ऊर्जा वेस्ट हो जाती है, ठीक है। तो कितनी कैलोरी बची हमारे पास, 100 कैलोरी बची। तो घास के पास 1000 कैलोरी थी, उसको चूहे ने खा लिया तो उसके पास 100 कैलोरी ऊर्जा रह गई, उसको सांप ने खाया उसके पास 10 कैलोरी, और सांप से गया मोर ने खाया तो मोर के पास 1 कैलोरी ऊर्जा पहुंची, ठीक है। अब जब मोर मरेगा और मिट्टी में जाएगा तो उसके पास बिल्कुल एनर्जी उसकी खत्म, ठीक है, क्योंकि डीकंपोजर क्या करेंगे, उसको मिट्टी में मिला देंगे। ऑलरेडी डीकंपोजर मैं आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूं, ठीक है, सभी बच्चों इस लेक्चर को देख लीजिएगा। तो एनर्जी क्या है, इस तरीके से क्या होती है, सर्कुलेट होती रहती है। जो हमारा इकोसिस्टम है उसमें एक जीव दूसरे जीव को खाता रहता है, और एनर्जी क्या है, एक जीव से दूसरे जीव के पास ट्रांसफर हो जाती है, लेकिन कुछ परसेंट मात्रा में क्या आ जाती है, ऊर्जा की कमी आ जाती है। जैसे कि इस पिरामिड में हम देख रहे हैं, हर बार जब एक जीव को दूसरा जीव खा रहा है तो 10% क्या हो रही है, एनर्जी लॉस हो रही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा एनर्जी का पिरामिड। इसमें 2-3 की पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। पहली बात, ऊर्जा के पिरामिड में हर ट्रॉपिक लेवल पर ऊर्जा क्या होती है, घट जाती है, और ऊर्जा का पिरामिड कैसा बनता है, हमेशा सीधा बनता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। फूड चेन का ऑर्डर बिल्कुल ठीक होना चाहिए, फूड चेन को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि फूड चेन के आधार पर ही हमारे सारे पिरामिड बनेंगे। घास को कौन खाएगा, चूहा खाएगा, चूहे को सांप खाएगा, और सांप को मोर खाएगा। ऐसा नहीं है घास को चूहे ने खाया तो घास जो है चूहे को खा जाएगी, ऐसा नहीं होगा। चूहे को सांप ने खाया तो ऐसा नहीं है कि सांप को चूहा खा जाएगा। रिवर्स ऑर्डर नहीं होता है फूड चेन में, मैं आपको पढ़ा चुका हूं खाद्य श्रृंखला बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं आपका पिरामिड ऑफ बायोमास, जैव भार का पिरामिड। जैव भार का पिरामिड क्या होता है बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पिरामिड आपका हो जाता है। बच्चों को इसमें कंफ्यूजन हो जाती है, लेकिन अब कंफ्यूजन में खत्म कर दूंगा, आपको तो बिल्कुल नहीं होगी जो हमारा लेक्चर देख रहे हैं, ठीक है। चलिए बायोमास पिरामिड क्या होता है हमारा, जैव भार।
किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में आपका कोई सा भी हो, आपका लैंड हो, एक्वेटिक हो, कोई सा भी पारिस्थितिक तंत्र हो, उसमें जो जीव होते हैं, जितने भी जीव आपके मौजूद हैं, उनका जो कुल भार होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम पिरामिड बनाते हैं वो कौन सा होता है, हमारा जैव भार पिरामिड होता है। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन की बात, डेफिनेशन आपसे पूछी नहीं जाएगी, ठीक है। चलिए इसको समझ लेते हैं, आपको पिरामिड बनाने के लिए जरूर देगा। देख लेते हैं बायोमास पिरामिड इन फॉरेस्ट एंड पॉन्ड। यहां पर जो हम आपका देख रहे हैं फॉरेस्ट यानी जंगल में, वन एवं तालाब में जैव भार का पिरामिड हम यहां पर आपका देख रहे हैं। पहला वाला वन में पिरामिड कैसा बनेगा, हमेशा आपका सीधा बनेगा, और जबकि तालाब में आपका कैसे बनेगा, आपका उल्टा बनेगा, आपका इनवर्ट बनेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, इसमें हमें देखना है आपका वेट। फूड चेन तो सब में देखनी है कि सही ऑर्डर फॉलो हो रहा है या नहीं, लेकिन अगर मैं बात करूं कि इस पिरामिड में क्या करना है, आपको वेट के आधार पर देखना है। तो वेट के आधार पर वन में कैसा बनेगा, हमेशा सीधा बनेगा। जैसे कि घास या झाड़ियां, घास या झाड़ियों का वेट कितना होगा, जितना भी वन है हमारा उसमें क्या है, घास और झाड़ियों की संख्या तो बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर वेट करने पर आए किसके सामने, आपका कीट और खरगोश के आधार पर, तो कीड़े और जो हमारे खरगोश हैं उनका वेट ज्यादा निकलेगा और घास का वेट कम होगा। उसके बाद कीड़े और खरगोश को अगर हम वेट करने लगे, तोलने लगे, तो उससे कम इनका वेट किनसे कम होगा, सांप और मेंढकों से कम होगा। मान लीजिए अगर 100 कीड़े एक जगह इकट्ठे कर लिए जाए, 1000 कीड़े एक जगह इकट्ठे कर लिए जाए और उनको तराजू के एक पलड़े में आपका रख दिया जाए, और 100 सांप को एक तराजू में रख दिया जाए, या 100 तो छोड़ो आप 50-25 ही रख लो, तो 25 का भी वेट क्या है, इनसे ज्यादा होगा, भले ही ये संख्या में ज्यादा है। तो कई बार ऐसा कंफ्यूजन बन जाता है माइंड में, क्या जो चीज संख्या में ज्यादा है वो वजन में भी ज्यादा होगी। एक सवाल आता है यहां से निकल के, क्या सर जो चीज संख्या में ज्यादा है वो वेट में भी ज्यादा होगी? बिल्कुल नहीं बच्चों, इसका जवाब है नहीं। जो चीज संख्या में ज्यादा है जरूरी नहीं कि वो आपकी वेट में भी ज्यादा होगी। जैसे कि घास और झाड़ियां वन के अंदर पाई जाती है, संख्या बहुत ज्यादा मिलेगी आपको, लेकिन अगर मैं उनका वेट करने लगूं खरगोश से या कीट से, तो उनका वेट ज्यादा निकल जाएगा। 1000 झाड़ियां ले लूं मैं और 1000 खरगोश ले लूं, 1000 छोड़ो मैं 500 ही ले लूं, 500 ले लूं आपके, वो भी क्या है, उनका वेट ज्यादा निकल जाएगा। तो ये जरूरी नहीं है जो संख्या में ज्यादा है वो वेट में भी ज्यादा होगा। तो पिरामिड जो है हमारा वेट वाला जो जैव भार है वो यही बताना चाह रहा है आपसे कि सबसे ज्यादा संख्या किसकी है, झाड़ियों की है, लेकिन उनसे कम संख्या किनकी है, कीट और खरगोश की है, लेकिन वेट क्या है, झाड़ियों का कम और इनका ज्यादा होगा। और उनसे ज्यादा वेट किसका होगा, सांप और मेंढक का होगा। अब हम बात करते हैं फूड चेन के बारे में। क्या फूड चेन का ऑर्डर ठीक चल रहा है? तो घास और झाड़ियों को कीट और खरगोश ने खा लिया, कीट और खरगोश को सांप और मेंढक खा जाएंगे। बिल्कुल सर, फूड चेन भी हमारी यहाँ पर क्लियर हो गई है। अब हम बात करते हैं तालाब में कैसा बनेगा आपका, तालाब में पॉन्ड में आपका कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। पॉन्ड हो आपका, समुद्र हो, कुछ भी आ जाए, यानी पानी एक्वेटिक में आपका कोई भी आ जाए, हमेशा कैसा बनेगा आपका पिरामिड, उल्टा ही बनेगा। जैसे कि तालाब में क्या होता है आपका, पादप या प्लवकों की संख्या सबसे ज्यादा होती है, यानी जो हमारे प्लैंकटन होते हैं। प्लैंकटन एक छोटा सा जीव होता है, बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं, ठीक है। उनको कौन खाते हैं, आपके कीट खाते हैं, और कीट को छोटी मछलियां खाती है और छोटी मछलियों को बड़ी मछलियां खाती है। इस तरीके से एनर्जी भी मेंटेन होती है। और हम बात कर रहे हैं एनर्जी लेवल का पिरामिड, तो हम यहाँ देख नहीं रहे, हम बात किसकी कर रहे हैं, आपकी बायोमास की। तो बायोमास में क्या है आपका, प्लैंकटन संख्या में तो बहुत ज्यादा है, लेकिन जब मैं बात करूंगा कीट से इनका वेट तोला जाएगा तो वो संख्या में ज्यादा भले ही लेकिन वेट में कम होंगे। इसी तरीके से छोटी मछलियों को अगर वेट किया जाए और कीट को वेट किया जाए, तो कीट संख्या में भले ही ज्यादा हो लेकिन वेट में क्या होंगे, आपके कम निकलेंगे। इसी तरीके से आपका छोटी मछली को कौन खाएगी, बड़ी मछली। फूड चेन फॉलो हो रही है, लेकिन छोटी मछलियां इकट्ठी कर ली जाए, बहुत सारी छोटी मछलियों को इकट्ठा कर लिया जाए, और उसके बाद अगर हम एक शार्क को रख दे या एक वेल मछली को तराजू के अंदर रख दे, तो बहुत सारी छोटी मछलियां क्या है, एक ही वेल या एक ही हमारी जो है हमारी शार्क में तुल जाएंगी सारी की सारी। तो इस तरीके से ये हमारा वेट को दिखाता है। तो सबसे संख्या में बहुत ज्यादा है, लेकिन सबसे कम वेट किसका होगा, प्लवक का होगा, उनसे ज्यादा आपका कीट का होगा, कीट से ज्यादा छोटी मछली का, और छोटी मछली से ज्यादा वेट होगा आपका किसका, हमारा बड़ी मछली का होगा। तो इस तरीके से हमारा जो वन में है, वन में आपका जो हमारा ट्रायंगल है, जो हमारा पिरामिड है, वो कैसा बनता है आपका, हमेशा सीधा बनता है, जबकि तालाब में आपका कैसा बनता है, हमेशा उल्टा बनता है। तो इसमें भी आपको 2 पॉइंट ध्यान में रखने हैं। पहली चीज, जो हमारा जैव भार है, भार के आधार पर इसको पिरामिड को बनाया जाता है, जैव के कुल भार के, जीवों के कुल भार के आधार पर इसको बनाया जाता है। एक चीज ये ध्यान में रखनी है आपको। दूसरा आपको ध्यान में रखना है कि वन में हमारा कैसा बनेगा, पिरामिड हमेशा सीधा बनेगा। और तीसरा पॉइंट आपका, तालाब में या सी समुद्र कुछ भी आ जाए एक्वेटिक में, आपका हमेशा कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा।
आई होप आप सभी को पिरामिड समझ में आ गया होगा, पिरामिड किस तरीके से बनाए जाते हैं और जो पिरामिड की थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई और पिरामिड किस तरीके से काम करता है। तो बच्चों एक चीज आपको जरूर ध्यान में रखनी है जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में बताई थी, कभी भी आप हेलो 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 एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल एम पॉली पर। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे। तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने आपका पढ़ा था एनर्जी फ्लो के बारे में, एनर्जी फ्लो किसे कहा जाता है, और मैंने कुछ की पॉइंट्स आपको लास्ट लेक्चर में बताए थे एनर्जी फ्लो के, किस तरीके से हमारी एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल पर ट्रांसफर हो जाती है जब एक जीव दूसरे जीव को खाता है। बेसिकली हमने फूड चेन में भी आपका डिस्कस किया था, और एनर्जी लेवल जो हमारा एक स्तर से दूसरे स्तर में जाता है वो हमने पढ़ा आपका एनर्जी फ्लो में। ठीक है, तो सभी बच्चों को लास्ट लेक्चर पसंद आया होगा। आज का लेक्चर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं पिरामिड्स के बारे में। इजिप्शियन पिरामिड नहीं, लेकिन हम पढ़ने वाले हैं पिरामिड्स के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं आपका इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में, जो कि हमारे एनवायरमेंट में आके पढ़ाए जाते हैं। तो इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, और क्या उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं, और किस तरीके से पिरामिड को आपको बनाना है, वो एग्जाम में आपसे पूछ लेता है एग्जामिनर। आपका एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और सब काफी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसको समझेंगे बहुत आसान तरीके से बच्चों। क्योंकि अगर इस जो आज मैं पढ़ाने वाला हूं आपको अगर समझ में आ गया आज ये लेक्चर में आपको, तो फिर आपको बहुत मेहनत लगानी पड़ेगी, बहुत एफर्ट लगाने पड़ेंगे, तब भी आपको समझ में नहीं आएगा अगर आप बुक से पढ़ने जाएंगे। चलिए समझ लेते हैं। इससे पहले कि मैं टॉपिक स्टार्ट करूं, जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाए। और सभी बच्चे एम पॉली एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि आपके वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स अदर सब्जेक्ट्स के भी और जो मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ इसके भी अवेलेबल हो जाएंगे, इस सब्जेक्ट के हो जाएंगे, बाकी काफी सारे आपके सब्जेक्ट के पढ़े हुए हैं। और एडवांटेज हमारे चैनल का ये है, आपके और भी सब्जेक्ट की फ्री क्लासेस हमारे चैनल पर चल रही है, यूट्यूब चैनल पर। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए सभी बच्चे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं आपका पिरामिड के बारे में, जिसे हम कहते हैं एल्टोनियन पिरामिड। क्या कहते हैं हम इसको? एल्टोनियन पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड बेसिकली ये आपका होता है। इसे एल्टोनियन पिरामिड क्यों कहा जाता है? एक पर्सन थे हमारे, एक पर्सन थे जिनका नाम था चार्ल्स एल्टन। क्या नाम था उनका? चार्ल्स एल्टन। चार्ल्स एल्टन। इन्होंने इस जो हमारा पिरामिड है, जो इकोलॉजिकल पिरामिड है, इसका कॉन्सेप्ट दिया था। किसके द्वारा दिया गया था? चार्ल्स एल्टन के द्वारा दिया गया था 1927 में। हालांकि ये आपका एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि जब भी आप पिरामिड पढ़ेंगे, इकोलॉजिकल पिरामिड पढ़ेंगे, और वहां पर अगर आपको दिखाई दे गया एल्टोनियन पिरामिड लिखा हुआ, अगर इकोलॉजिकल पिरामिड नहीं आता, एल्टोनियन पिरामिड आ जाता है लिखा हुआ, तो इसका रीजन क्या है? आपका चार्ल्स एल्टन है। इनके द्वारा 1927 में ये थ्योरी दी गई थी। और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। जब आप जेईई की तैयारी करने के लिए जाएंगे या और किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप तैयारी करेंगे, तो वहां पर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है कि जो हमारी थियरी है पिरामिड की थियरी, वो किसके द्वारा दी गई थी? इकोलॉजिकल पिरामिड की थियरी तो चार्ल्स एल्टन के द्वारा दी गई थी। तो इसीलिए इसे एल्टोनियन पिरामिड कह दिया जाता है। चलिए इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं थोड़ा सा। एन इकोलॉजिकल पिरामिड इज अ ग्राफिक पिक्चर in which the food, matter, biological mass and stored energy of an ecosystem are shown at different food level. It means आपका पारिस्थितिक पिरामिड एक ग्राफिक चित्र है, बिल्कुल सर एक ग्राफिक चित्र है, जिसमें एक पारिस्थितिक तंत्र की किसी खाद्य प्रणाली में जैविक गणना, भार एवं एकत्रित ऊर्जा को विभिन्न स्तरों पर दर्शाया जाता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं पिरामिड किसे कहा जाता है। पिरामिड किसे कहते हैं? जिसका एक बेस होगा, 3D मॉडल होता है बेसिकली आपका, ट्राई डायमेंशनल आपका मॉडल होता है, और ऊपर एक पॉइंट पर आकर तीनों डायमेंशन क्या हो जाती हैं? आपस में जुड़ जाती है, तो इसे हम बोल देते हैं आपका पिरामिड। ठीक है, ये तो हो गई आपकी थोड़ी सी पिरामिड की बेसिक जानकारी। लेकिन हम यहाँ पर जो हमारे पिरामिड्स हैं, जो इजिप्शियन पिरामिड है उसको नहीं पढ़ने वाले, हम पढ़ने वाले हैं आपका इकोलॉजिकल पिरामिड। तो पिरामिड क्या होता है बच्चों? आपका पारिस्थितिक पिरामिड एक ग्राफिक चित्र है। बिल्कुल सर, आपको एक चित्र बनाना पड़ेगा। जब जब आप कोई पिरामिड बनाएंगे, पिरामिड के कितने टाइप होते हैं वो भी देखेंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक चित्र बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक ग्राफिक चित्र होता है। और किस किस लेवल पर आप इसको पढ़ने वाले हैं? आप इसको पढ़ने वाले हैं जैवभार के आधार पर पढ़ने वाले हैं, एनर्जी के आधार पर, और नंबर के आधार पर यानी संख्या के आधार पर पढ़ने वाले हैं। चलिए मैं बता देता हूं आपको टोटल टाइप्स के बारे में। आपको पिरामिड के कितने आपके टाइप होते हैं?
तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। आपका इकोलॉजिकल पिरामिड 3 टाइप का होता है बेसिकली। पिरामिड ऑफ नंबर यानी आपका संख्या के पिरामिड, पिरामिड ऑफ एनर्जी ऊर्जा के पिरामिड, एंड पिरामिड ऑफ बायोमास यानी जैव भार पिरामिड। तो बच्चों आपके 3 टाइप के पिरामिड यहाँ पर आप पढ़ने वाले हैं, और तीनों को याद कैसे रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। याद कैसे रखेंगे इसको? जो हमारे पिरामिड होते हैं, पिरामिड जो होते हैं हमारे, हिंदी में से बोल देते हैं पिरामिड, ठीक है। पिरामिड कितने टाइप का होता है आपका? 3 टाइप का होता है। सभी ने बचपन में बेन 10 तो देखा होगा, है ना? बेन 10 देखा है ना? तो स्टार्टिंग में जब बैन के हम लिखते हैं BEN बैन, उसके आगे क्या लिखा हुआ था? 10, तो हो गया हमारा बेन 10। तो हम इसी आधार पर क्या कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। ऑर्डर आगे पीछे कुछ भी रख सकते हैं, बस शर्त यह है कि आपको याद रहना चाहिए एग्जाम में, ठीक है। तो बी से क्या आ जाएगा हमारा? बायोमास। बी से क्या आ जाएगा हमारा? बायोमास। पिरामिड ऑफ बायोमास, बी से हो गया हमारा बायोमास, तो पिरामिड ऑफ बायोमास। ई से हो गया हमारा एनर्जी, तो पिरामिड ऑफ एनर्जी, एंड एन से हो गया हमारा नंबर, तो पिरामिड ऑफ नंबर। इस तरीके से याद कर लीजिएगा, मैंने भी ऐसे याद किया था, ठीक है। तो ये आपकी शॉर्ट ट्रिक हो गई। तो बच्चों आपके जो पिरामिड होते हैं टोटल 3 टाइप के होते हैं। एक होते हैं हमारे संख्या के पिरामिड, एक होते हैं हमारे ऊर्जा के पिरामिड, और एक होते हैं हमारे जैव भार पिरामिड। अच्छा, ये जो पिरामिड होते हैं इनके सभी को हम एक एक करके इनको देखेंगे कि ये पिरामिड किस तरीके से आपके बनते हैं। तो नंबर 1 हमारा कौन सा आ जाता है? हमारा पिरामिड ऑफ नंबर यानी आपका संख्या का पिरामिड। दीज पिरामिड आर ऑफ नॉर्मल और इंडिविजुअल फॉर्म। ये पिरामिड सामान्य अथवा उल्टे हुए होते हैं, यानी इट मींस आपका ये जो आपके पिरामिड होंगे किस टाइप के होंगे आपके? ये सीधे व उल्टे दोनों तरीके से बनते हैं। इसमें आपको ध्यान में क्या रखना है? अच्छा, एक चीज और बता देता हूं मैं आपको पिरामिड के बारे में। पिरामिड, किसी भी पिरामिड को बनाने के लिए, किसी भी आपका जो इकोलॉजिकल पिरामिड है उसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले जो जरूरत पड़ती है वो किसकी पड़ती है? प्रोड्यूसर की पड़ेगी। किसकी पड़ेगी आपको? प्रोड्यूसर की, यानी उत्पादक की जरूरत आपको पड़ने वाली है। तो ये आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। कभी भी आपको कोई भी पिरामिड बनाना पड़ता है तो आपको सबसे पहले क्या पहचानना पड़ेगा? उसमें उत्पादक यानी प्रोड्यूसर को पहचानना पड़ेगा। चाहे आप नंबर का पिरामिड बनाए, चाहे आप बायोमास पिरामिड बनाए, चाहे आप एनर्जी का पिरामिड बनाए, कोई सा भी आप पिरामिड बनाएंगे सबसे पहले आपको उसमें क्या पहचानना पड़ेगा? प्रोड्यूसर पहचानना पड़ेगा बच्चों। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, प्रोड्यूसर को पहचाना है, क्योंकि किसी भी पिरामिड को बनाने के लिए सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ती है? आपको उत्पादक की जरूरत पड़ती है। और उत्पादक किसे कहा जाता है? मैं कई बार आपको पढ़ा चुका हूं। प्रोड्यूसर किसे कहते हैं? जहां से आपकी, जिस जगह से आपकी फूड चेन स्टार्ट होगी या जिस लेवल से आपकी फूड चेन स्टार्ट होती है उसे क्या बोलते हैं? हम प्रोड्यूसर कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं घास स्थल पर पिरामिड, है ना। तो इसे बोलते हैं ग्रासलैंड पिरामिड। घास के मैदान में सदैव पिरामिड कैसा बनेगा? आपका सीधा बनेगा। सदैव पिरामिड कैसा बनेगा? मैंने आपसे बताया था पिरामिड आपका ट्री डायमेंशनल होगा, है ना, ट्राई डायमेंशनल होगा। 3 उसकी भुजाएं होंगी, या मैं कहूं आपका त्रिभुजाकार होगा, ठीक है। दूसरी चीज, घास के मैदान में सदैव कैसा बनेगा आपका? ग्रासलैंड में, ये आपको ध्यान रखना है, ग्रासलैंड में आपका कैसे बनेगा? सदैव सीधा पिरामिड बनेगा। ग्रासलैंड में हमें पहचानना है सबसे पहले किसको? प्रोड्यूसर को। तो ग्रासलैंड में सबसे पहले क्या आएगा भाई? पिरामिड किसका है ग्रासलैंड का? तो जहां से फूड चेन स्टार्ट होगी तो वो क्या है? हमारी घास है। हमारी फूड चेन कहां से स्टार्ट होगी? घास से स्टार्ट होगी। तो जैसे कि हमारा घास हो गया, आपकी घास को कौन खाएगा? आपका घास को खाएगा हमारा टिड्डा या टिड्डी खा लेगी, ठीक है। टिड्डी ने खाया। टिड्डी को किसने खाया? आपका मेंढक ने खाया। टिड्डी को किसने खाया? हमारा मेंढक ने। और मेंढक को किसने खाया? आपका सांप खा गया। और सांप को किसने खाया? आपका सांप को खा लिया हमारा चील ने। तो पहली चीज तो हो गई हमारी ये, ठीक है। सबसे पहले चेन में हमारा प्रोड्यूसर कौन है? घास। घास से ऊर्जा कौन प्राप्त करेगा? आपकी टिड्डी। टिड्डी से ऊर्जा कौन प्राप्त करेगा? हमारा मेंढक। और मेंढक से सांप, और सांप से चील, ठीक है। तो सबसे पहली चीज हमारा प्रोड्यूसर कौन है? घास है। जहां से हमारी फूड चेन स्टार्ट हो रही है वो कौन सी चीज है? हमारी घास। तो इसे ही क्या कहते हैं? इसे ही कहते हैं प्रोड्यूसर। मैंने कहा था ना आपको कि सबसे पहले आपको क्या पहचानना पड़ेगा पिरामिड बनाने के लिए? प्रोड्यूसर को पहचानना पड़ेगा। जैसे कि आपको ये मिक्स करके दे दे, आपको दे दे चील कॉमा मेंढक कॉमा टिड्डी कॉमा सांप कॉमा घास में घास का पिरामिड बनाइए, ये आपको सारे के सारे ऑप्शन दे दे, ठीक है। इस तरीके से आपको सारे ऑप्शन दे दे कॉमा लगाकर, और आपसे कहे कि ग्रास लैंड में पिरामिड बनाइए, ग्रास लैंड का पिरामिड बनाइए, तो किस तरीके से बनाएंगे? सबसे पहले इन सभी में से आपको किसको पहचानना पड़ेगा? प्रोड्यूसर पहचानना पड़ेगा कि भाई ऊर्जा स्टार्ट कहां से होगी, सबसे पहले किसको खाया जाएगा। तो सबसे पहले क्या होगी? हमारी घास आएगी। घास को कौन खाएगा? आपका टिड्डी खा जाएगी।
टिड्डी को कौन खा जाएगा? हमारा मेंढक, और मेंढक को कौन खा जाएगा? हमारा सांप, और सांप को खा जाएगी हमारी चील। तो इस तरीके से हमारा पिरामिड बनता है आपका ग्रासलैंड में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और दूसरी चीज ये तो हो गया हमारा फूड चेन का लेवल, ठीक है, फूड चेन के हिसाब से हमने इसको सेट किया। लेकिन हमारा पिरामिड किसका है? आपका संख्या का पिरामिड, नंबर का पिरामिड। नंबर का पिरामिड हम किसे कहते हैं? नंबर का पिरामिड होता क्या है? तो नंबर का पिरामिड हमें यह बताता है कि सर किसी भी फूड चेन में अलग अलग लेवल्स पर जीवों की संख्या कितनी है, उसको दर्शाता है आपका कौन? संख्या का पिरामिड। अलग अलग लेवल्स पर, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 एंड लेवल 5। तो अलग अलग लेवल पर जीवों की संख्या को दर्शाता है। तो घास की संख्या कैसी होगी? घास की संख्या सबसे ज्यादा, उससे कम संख्या किसकी होगी? आपकी टिड्डी की होगी, और टिड्डी से कम आपकी मेंढक की, मेंढक से कम संख्या आपकी सांप की, और सांप से कम संख्या आपकी चील की होगी। तो ये संख्या के आधार पर भी आपको दिखाना है कि वेरीफाइड होना चाहिए, फूड चेन के आधार पर भी आपका वेरीफाइड होना चाहिए, और नंबर के आधार पर भी आपका वेरीफाइड होना चाहिए। और जो बेस होगा, जो संख्या में सबसे ज्यादा होगा, बेस वहीं से स्टार्ट होगा। हमारा जो पिरामिड है, जो उसका आधार होगा वो क्या होगा? जो संख्या में सबसे ज्यादा होगा। किसमें? आपका ग्रासलैंड में। तो संख्या में सबसे ज्यादा क्या होगी? हमारी सबसे ज्यादा घास होगी, उससे कम संख्या हमारी टिड्डियों की होगी, उनसे कम संख्या हमारी मेंढक की, उससे कम संख्या हमारी सांप की, और सबसे कम संख्या हमारी चील की होगी। तो ये हमारा दोनों जो हमारी शर्तें हैं, हमारी फूड चेन, क्या हमारी फूड चेन ब्रेक तो नहीं? क्या हमारी फूड चेन ठीक से चल रही है? हाँ सर बिल्कुल, खाद्य श्रृंखला हमारी बिल्कुल क्रम से चल रही है। अब अगर मैं बात करूं क्या संख्या के आधार पर भी ये ठीक है? तो हाँ सर, सबसे ज्यादा संख्या किसकी है? घास की है, उनसे कम संख्या टिड्डी की है, उससे कम मेंढक की, उससे कम सांप की, और सबसे कम आपकी चील की है। तो ये हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाता है। संख्या का पिरामिड जो है हमारा ग्रासलैंड में कैसा बनेगा? आपका सीधा बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा संख्या का पिरामिड ग्रासलैंड में किस तरह से बनता है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं आपका संख्या के पिरामिड में अगला पिरामिड जो है हमारा वन पारिस्थितिक तंत्र में पिरामिड, सीधा एवं उल्टा बनेगा। वन पारिस्थितिक तंत्र में पिरामिड इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में कैसा बनेगा? वेल बिकम स्ट्रेट एंड अपसाइड डाउन, यानी आपका सीधा और उल्टा दोनों बनता है। वन में कैसा बनता है हमारा संख्या का पिरामिड? सीधा और उल्टा दोनों बनता है। सीधा और उल्टा कैसे बनेगा भाई? संख्या के आधार पर ही बताना है, हमें नंबर्स के आधार पर बताना है। पेड़ों की संख्या सबसे ज्यादा, उससे कम कीट पक्षी, उससे कम सांप छिपकली, और सबसे कम शेर और बाघ होंगे। भाई नंबर्स के आधार पर ही तो बताना है। सबसे कम संख्या की, सबसे ज्यादा संख्या किसकी होगी? मैंने बताया जिसकी सबसे ज्यादा संख्या होगी वो हमारा बेस होगा। तो सबसे ज्यादा संख्या क्या हो गई हमारी? पेड़ों की हो गई। उनसे कम संख्या कीट और पक्षियों की हो गई। उनसे कम संख्या आपकी सांप और छिपकली की, और सबसे कम संख्या हो गई हमारी शेर और बाघ की। ठीक है, दूसरा पिरामिड देखते हैं। दूसरा पिरामिड में क्या है? अब इसमें क्या है? पेड़ों की संख्या सबसे कम, उससे ज्यादा संख्या आपकी कोआ, मतलब जो हमारा कौवा जिसे हम बोल देते हैं आम भाषा में, है ना, क्रो। तो कौ की संख्या उनसे क्या होगी? ज्यादा, उनसे ज्यादा संख्या झिंगुर की, और सबसे ज्यादा संख्या आपकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव की। अब इसमें वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दो चीज आपको ध्यान में रखनी है, वरना आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे कि सर आपने अभी तो बताया कि सबसे ज्यादा संख्या पेड़ की, और इसमें बता दिया कि सबसे कम संख्या पेड़ की। एक पिरामिड में सबसे ज्यादा संख्या किसकी है? पेड़ों की, और दूसरे पिरामिड में सबसे कम संख्या किसकी है? आपकी पेड़ों की। तो ये इसमें सीधा बना और उसमें उल्टा बना, ऐसा क्यों है? इसमें दो चीज आपको ध्यान में रखनी है। एक होता है हमारा असेंडिंग ऑर्डर, और एक होता है हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। सभी ने पढ़े होंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, जिसे कहा जाता है आपका आरोही क्रम, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। आरोही क्रम और अवरोही क्रम सभी ने पढ़ा है भाई, सभी ने पढ़ा होगा। आरोही क्रम और अवरोही क्रम मैथमेटिक्स का पार्ट है बेसिकली आपका। तो आरोही क्रम में क्या होता है? आरोही क्रम में क्या होता है? पहले क्या होता है? सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और फिर सबसे बड़ा। ऐसे तो होता है आरोही क्रम में, सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, और सबसे बड़ा। अवरोही में क्या होता है? सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा। यही तो होता है आरोही और अवरोही। तो बिल्कुल इसी तरीके से जो हमारा वन पारिस्थितिक तंत्र में पिरामिड बनेगा वो आपका दो टाइप से बनता है। एक हमारा आरोही क्रम में बनता है और एक आपका अवरोही क्रम में बनता है। एक आपका असेंडिंग ऑर्डर में बनेगा और एक आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में बनेगा। तो पेड़ों की संख्या सबसे ज्यादा, उससे कम कीट, उससे कम सांप छिपकली, और सबसे कम आपका शेर और बाघ। तो कौन सा हो गया हमारा? सबसे ज्यादा, उससे कम, उससे कम, और सबसे कम। सबसे ज्यादा, उससे कम, उससे कम, और सबसे कम। यानी ये कौन सा है? आपका डिसेंडिंग ऑर्डर वाला पिरामिड है, और ये आपका असेंडिंग ऑर्डर वाला पिरामिड है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जब आपका कौन सा ऑर्डर होगा? असेंडिंग होगा, तो कौन सा पिरामिड बनेगा? आपका उल्टा।
सबसे कम, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा और सबसे ज्यादा, तब आपका कौन सा बनेगा, असेंडिंग वाला। और जब हम बात करेंगे किसकी, अवरोही क्रम, तो आपका कैसा बनेगा, हमारा सीधा पिरामिड बनेगा। तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारा पिरामिड है, जो हमारा संख्या का दूसरा पिरामिड है वन पारिस्थितिक तंत्र में, वन पारिस्थितिक तंत्र में हमने 3 पिरामिड को समझा। पहला पिरामिड आपका जो है ग्रासलैंड में है, ग्रासलैंड में हमेशा ही सीधा बनेगा क्योंकि स्टार्टिंग कहां से होगा, आपका ग्रास से होगा। अब घास को जरूरी नहीं है टिड्डी खाएगी, कोई और जानवर भी खा सकता है, तो फिर उसके आधार पर हम पिरामिड बनाएंगे, लेकिन बनेगा कैसा आपका, हमेशा सीधा। जैसे घास को खाया आपका खरगोश ने, खरगोश को खा गया आपका शेर, और शेर को खा गया आपका कोई भी खा सकता है, ठीक है, समझ जाओ, कोई भी खा लेता। इंसान है सबसे खतरनाक इंसान जो सबको खा जाता है, ठीक है। इसी तरीके से और भी किसी उसमें, जैसे आपका घास को खाया किसने, बकरी ने, बकरी को, घास को खाया आपका किसने, बकरी ने, बकरी को किसने खा लिया, आपका शेर ने खा लिया। तो इस तरीके से आपका पिरामिड, लेकिन ग्रासलैंड में, ये ग्रासलैंड पिरामिड है आपका, बनेगा कैसे, हमेशा सीधा ही बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम वन की बात करें तो वन में एक तो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीवों के आधार पर बनेगा, और एक आपका जो संख्या में सबसे कम होते हैं उनके आधार पर बनेगा। तो आपको देख लेना है कि कौन सा ऑर्डर हमारा फॉलो हो रहा है, असेंडिंग हो रहा है या डिसेंडिंग ऑर्डर हो रहा है, ठीक है, नंबर्स के आधार पर, संख्या के आधार पर। तो संख्या के आधार पर पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी आ रही है, तो पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी आ रही है, तो उल्टा, और सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, अगर इस टाइप से आपको एनर्जी दिख रही है तो आपका सीधा बनेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सभी बच्चे अगर यहां तक समझ में आ गया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और यस जरूर लिख दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं ऊर्जा के पिरामिड के बारे में, यानी एनर्जी का पिरामिड। एनर्जी का पिरामिड हमें क्या बताता है, तो एनर्जी के पिरामिड में क्या होता है, जो हमारा ऊर्जा के जो ट्रॉपिक लेवल होता है, तो ट्रॉपिक लेवल पर किस तरीके से आपकी ऊर्जा घटती है, ऊर्जा का स्तर किस तरीके से घटता है, बेसिकली इस पिरामिड में हम यही पढ़ने वाले हैं कि जब एक जीव दूसरे जीव को खाता है तो किस तरीके से जो पहले जीव को दूसरे जीव के द्वारा खाया गया है ऊर्जा में कमी आई है। तो ये पिरामिड हमारा कौन सा है, हमारा सेकंड पिरामिड आ जाता है हमारा, जिसे हम ऊर्जा का पिरामिड कहते हैं। देयर इज अ, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होगा, सीधा होता है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देयर इज अ डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसमें क्या होता है, हमेशा इन दिस पिरामिड, इस पिरामिड में ऊर्जा की मात्रा में क्या आएगी, हमेशा कमी आती है, क्योंकि भाई बिल्कुल ऑब्वियसली बिल्कुल ऊर्जा में कमी आएगी। जब एक जीव को दूसरा जीव खाता है तो ऊर्जा में क्या आती है, हमेशा कमी आती है। तो पहला जीव जिसे खाया गया है और दूसरा जीव जिसने उसको खाया है, तो जिसे खाया गया है उसके अंदर ऊर्जा का लेवल ज्यादा होगा, और जिसने खाया है उसके अंदर ऊर्जा का लेवल क्या होगा, कुछ मात्रा में घट जाता है। जैसे कि हम इस पिरामिड में देख रहे हैं, घास है हमारी, घास के पास मान लीजिए 1000 कैलोरी ऊर्जा थी, हर एक इकोसिस्टम में काम करेगा एनर्जी का पिरामिड, और हमेशा कैसा बनेगा, आपका सीधा ही बनेगा। घास के अंदर 1000 कैलोरी ऊर्जा थी, उसको चूहे ने खा लिया, तो चूहे के अंदर कितनी एनर्जी गई, 100 कैलोरी ऊर्जा रह गई। चूहे को किसने खाया, आपका सांप ने खाया, तो उसके अंदर 10 कैलोरी ऊर्जा रह गई। और सांप को किसने खा लिया, आपका मोर ने खा लिया, तो उसके पास कितनी गई, 1 कैलोरी ऊर्जा गई। इट मींस हर लेवल पर, एवरी लेवल पर, एवरी ट्रॉपिक लेवल पर, हर एक ऊर्जा के स्तर पर क्या होगी, ऊर्जा की मात्रा में कमी आएगी। कितने परसेंट कमी आ रही है, 1000 का 10%, 10% ऊर्जा क्या हो रही है, हमारी लॉस हो रही है। 1000 था, 1000 से कितना रह गया, आपका 100 कैलोरी रह गया, तो कितनी परसेंट ऊर्जा आपकी वेस्ट हुई, इट मींस आपकी 10% ऊर्जा, 10% आपकी ऊर्जा वेस्ट हो जाती है, ठीक है। तो कितनी कैलोरी बची हमारे पास, 100 कैलोरी बची। तो घास के पास 1000 कैलोरी थी, उसको चूहे ने खा लिया तो उसके पास 100 कैलोरी ऊर्जा रह गई, उसको सांप ने खाया उसके पास 10 कैलोरी, और सांप से गया मोर ने खाया तो मोर के पास 1 कैलोरी ऊर्जा पहुंची, ठीक है। अब जब मोर मरेगा और मिट्टी में जाएगा तो उसके पास बिल्कुल एनर्जी उसकी खत्म, ठीक है, क्योंकि डीकंपोजर क्या करेंगे, उसको मिट्टी में मिला देंगे। ऑलरेडी डीकंपोजर मैं आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूं, ठीक है, सभी बच्चों इस लेक्चर को देख लीजिएगा। तो एनर्जी क्या है, इस तरीके से क्या होती है, सर्कुलेट होती रहती है। जो हमारा इकोसिस्टम है उसमें एक जीव दूसरे जीव को खाता रहता है, और एनर्जी क्या है, एक जीव से दूसरे जीव के पास ट्रांसफर हो जाती है, लेकिन कुछ परसेंट मात्रा में क्या आ जाती है, ऊर्जा की कमी आ जाती है। जैसे कि इस पिरामिड में हम देख रहे हैं, हर बार जब एक जीव को दूसरा जीव खा रहा है तो 10% क्या हो रही है, एनर्जी लॉस हो रही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा एनर्जी का पिरामिड। इसमें 2-3 की पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। पहली बात, ऊर्जा के पिरामिड में हर ट्रॉपिक लेवल पर ऊर्जा क्या होती है, घट जाती है, और ऊर्जा का पिरामिड कैसा बनता है, हमेशा सीधा बनता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है।
फूड चेन का ऑर्डर बिल्कुल ठीक होना चाहिए, फूड चेन को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि फूड चेन के आधार पर ही हमारे सारे पिरामिड बनेंगे। घास को कौन खाएगा? चूहा खाएगा, चूहे को सांप खाएगा और सांप को मोर खाएगा। ऐसा नहीं है घास को चूहे ने खाया तो घास जो है चूहे को खा जाएगी, ऐसा नहीं होगा। चूहे को सांप ने खाया तो ऐसा नहीं है कि सांप को चूहा खा जाएगा। रिवर्स ऑर्डर नहीं होता है फूड चेन में, मैं आपको पढ़ा चुका हूं खाद्य श्रृंखला बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं आपका पिरामिड ऑफ बायोमास, जैव भार का पिरामिड। जैव भार का पिरामिड क्या होता है बच्चों? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पिरामिड आपका हो जाता है। बच्चों को इसमें कंफ्यूजन हो जाती है, लेकिन अब कंफ्यूजन में खत्म कर दूंगा, आपको तो बिल्कुल नहीं होगी जो हमारा लेक्चर देख रहे हैं, ठीक है। चलिए बायोमास पिरामिड क्या होता है हमारा? जैव भार किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में, आपका कोई सा भी हो, आपका लैंड हो, एक्वेटिक हो, कोई सा भी पारिस्थितिक तंत्र हो, उसमें जो जीव होते हैं, जितने भी जीव आपके मौजूद हैं, उनका जो कुल भार होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम पिरामिड बनाते हैं वो कौन सा होता है हमारा? जैव भार पिरामिड होता है। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन की बात, डेफिनेशन आपसे पूछी नहीं जाएगी, ठीक है। चलिए इसको समझ लेते हैं, आपको पिरामिड बनाने के लिए जरूर देगा। देख लेते हैं बायोमास पिरामिड इन फॉरेस्ट एंड पॉन्ड। यहां पर जो हम आपका देख रहे हैं फॉरेस्ट यानी जंगल में, वन एवं तालाब में जैव भार का पिरामिड हम यहां पर आपका देख रहे हैं। पहला वाला वन में पिरामिड कैसा बनेगा? हमेशा आपका सीधा बनेगा, और जबकि तालाब में आपका कैसे बनेगा? आपका उल्टा बनेगा, आपका इनवर्ट बनेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना है? इसमें हमें देखना है आपका वेट। फूड चेन तो सब में देखनी है कि सही ऑर्डर फॉलो हो रहा है या नहीं, लेकिन अगर मैं बात करूं कि इस पिरामिड में क्या करना है, आपको वेट के आधार पर देखना है। तो वेट के आधार पर वन में कैसा बनेगा? हमेशा सीधा बनेगा। जैसे कि घास या झाड़ियां, घास या झाड़ियों का वेट कितना होगा? जितना भी वन है हमारा, उसमें क्या है, घास और झाड़ियों की संख्या तो बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर वेट करने पर आए किसके सामने? आपका कीट और खरगोश के आधार पर, तो कीड़े और जो हमारे खरगोश हैं उनका वेट ज्यादा निकलेगा और घास का वेट कम होगा। उसके बाद कीड़े और खरगोश को अगर हम वेट करने लगे, तोलने लगे, तो उससे कम इनका वेट किनसे कम होगा? सांप और मेंढकों से कम होगा। मान लीजिए अगर 100 कीड़े एक जगह इकट्ठे कर लिए जाए, 1000 कीड़े एक जगह इकट्ठे कर लिए जाए और उनको तराजू के एक पलड़े में आपका रख दिया जाए, और 100 सांप को एक तराजू में रख दिया जाए, या 100 तो छोड़ो आप 50-25 ही रख लो, तो 25 का भी वेट क्या है? इनसे ज्यादा होगा, भले ही ये संख्या में ज्यादा है। तो कई बार ऐसा कंफ्यूजन बन जाता है माइंड में, क्या जो चीज संख्या में ज्यादा है वो वजन में भी ज्यादा होगी? एक सवाल आता है यहां से निकल के, क्या सर जो चीज संख्या में ज्यादा है वो वेट में भी ज्यादा होगी? बिल्कुल नहीं बच्चों, इसका जवाब है नहीं। जो चीज संख्या में ज्यादा है जरूरी नहीं कि वो आपकी वेट में भी ज्यादा होगी। जैसे कि घास और झाड़ियां वन के अंदर पाई जाती है, संख्या बहुत ज्यादा मिलेगी आपको, लेकिन अगर मैं उनका वेट करने लगूं खरगोश से या कीट से, तो उनका वेट ज्यादा निकल जाएगा। 1000 झाड़ियां ले लूं मैं और 1000 खरगोश ले लूं, 1000 छोड़ो मैं 500 ही ले लूं, 500 ले लूं आपके, वो भी क्या है, उनका वेट ज्यादा निकल जाएगा। तो ये जरूरी नहीं है जो संख्या में ज्यादा है वो वेट में भी ज्यादा होगा। तो पिरामिड जो है हमारा वेट वाला जो जैव भार है वो यही बताना चाह रहा है आपसे कि सबसे ज्यादा संख्या किसकी है? झाड़ियों की है, लेकिन उनसे कम संख्या किनकी है? कीट और खरगोश की है, लेकिन वेट क्या है? झाड़ियों का कम और इनका ज्यादा होगा। और उनसे ज्यादा वेट किसका होगा? सांप और मेंढक का होगा। अब हम बात करते हैं फूड चेन के बारे में। क्या फूड चेन का ऑर्डर ठीक चल रहा है? तो घास और झाड़ियों को कीट और खरगोश ने खा लिया, कीट और खरगोश को सांप और मेंढक खा जाएंगे। बिल्कुल सर, फूड चेन भी हमारी यहाँ पर क्लियर हो गई है। अब हम बात करते हैं तालाब में कैसा बनेगा आपका? तालाब में, पॉन्ड में आपका कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। पॉन्ड हो आपका, समुद्र हो, कुछ भी आ जाए, यानी पानी, एक्वेटिक में आपका कोई भी आ जाए, हमेशा कैसा बनेगा आपका पिरामिड? उल्टा ही बनेगा। जैसे कि तालाब में क्या होता है आपका? पादप या प्लवकों की संख्या सबसे ज्यादा होती है, यानी जो हमारे प्लैंकटन होते हैं। प्लैंकटन एक छोटा सा जीव होता है, बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं, ठीक है। उनको कौन खाते हैं? आपके कीट खाते हैं, और कीट को छोटी मछलियां खाती है और छोटी मछलियों को बड़ी मछलियां खाती है। इस तरीके से एनर्जी भी मेंटेन होती है। और हम बात कर रहे हैं एनर्जी लेवल का पिरामिड, तो हम यहाँ देख नहीं रहे, हम बात किसकी कर रहे हैं? आपकी बायोमास की। तो बायोमास में क्या है आपका? प्लैंकटन संख्या में तो बहुत ज्यादा है, लेकिन जब मैं बात करूंगा कीट से इनका वेट तोला जाएगा तो वो संख्या में ज्यादा भले ही लेकिन वेट में कम होंगे। इसी तरीके से छोटी मछलियों को अगर वेट किया जाए और कीट को वेट किया जाए, तो कीट संख्या में भले ही ज्यादा हो लेकिन वेट में क्या होंगे? आपके कम निकलेंगे। इसी तरीके से आपका छोटी मछली को कौन खाएगी? बड़ी मछली। फूड चेन फॉलो हो रही है, लेकिन छोटी मछलियां इकट्ठी कर ली जाए, बहुत सारी छोटी मछलियों को इकट्ठा कर लिया जाए, और उसके बाद अगर हम एक शार्क को रख दे या एक वेल मछली को तराजू के अंदर रख दे, तो बहुत सारी छोटी मछलियां क्या है? एक ही वेल या एक ही हमारी जो है हमारी शार्क में तुल जाएंगी सारी की सारी। तो इस तरीके से ये हमारा वेट को दिखाता है। तो सबसे संख्या में बहुत ज्यादा है,
लेकिन सबसे कम वेट किसका होगा? प्लवक का होगा। उनसे ज्यादा आपका कीट का होगा, कीट से ज्यादा छोटी मछली का, और छोटी मछली से ज्यादा वेट होगा आपका किसका? हमारा बड़ी मछली का होगा। तो इस तरीके से हमारा जो वन में है, वन में आपका जो हमारा ट्रायंगल है, जो हमारा पिरामिड है, वो कैसा बनता है? आपका हमेशा सीधा बनता है, जबकि तालाब में आपका कैसा बनता है? हमेशा उल्टा बनता है। तो इसमें भी आपको 2 पॉइंट ध्यान में रखने हैं। पहली चीज, जो हमारा जैव भार है, भार के आधार पर इसको पिरामिड को बनाया जाता है। जैव के कुल भार के, जीवों के कुल भार के आधार पर इसको बनाया जाता है। एक चीज ये ध्यान में रखनी है आपको। दूसरा आपको ध्यान में रखना है कि वन में हमारा कैसा बनेगा? पिरामिड हमेशा सीधा बनेगा। और तीसरा पॉइंट, आपका तालाब में या सी, समुद्र, कुछ भी आ जाए एक्वेटिक में, आपका हमेशा कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। आई होप आप सभी को पिरामिड समझ में आ गया होगा, पिरामिड किस तरीके से बनाए जाते हैं, और जो पिरामिड की थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई, और पिरामिड किस तरीके से काम करता है। तो बच्चों, एक चीज आपको जरूर ध्यान में रखनी है, जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में बताई थी। कभी भी आपको फूड चेन बनानी है, यानी खाद्य श्रृंखला को बनाना है, या आपको पिरामिड को बनाना है, तो सबसे पहले आपको क्या पहचानना पड़ेगा? प्रोड्यूसर, यानी ये चेन कहां से स्टार्ट हुई होगी, सबसे पहले उसको पहचान लो, फिर आपका काम आसान हो जाएगा। आई होप आप सभी को आज का लेक्चर बहुत पसंद आया होगा, समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को। सभी बच्चे कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारी एमपॉली एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड कीजिए। तो मिलता हूँ मैं इसी तरह के और इंटरेस्टिंग लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।